हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी हिंदी जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश, महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश, इन सभी चीज़ों को मतलब ये समझ लीजिए कि आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप पूरा हिंदी का सिलेबस अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सा चीज़ ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो समझते चलिएगा। और अगर आप जितने भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ वो उसको आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आप इस समय लिखना छोड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। चलिए चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गद्यांश वाले पोर्शन से आपके लिए कौन कौन सा गद्यांश इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गद्यांश में जो गद्यांश आता है वो कितने नंबर का आता है बच्चों, कुल 6 नंबर का आता है। और इन 10 में से आप अगर अच्छे से सभी 10 को तैयार कर लेते हो तो इन 10 में से कोई एक ना एक जरूर फंस जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। और 100% लिख के ले लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे गद्यांश। चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। विश्वास पात्र मित्र डैश 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 करना चाहिए। देखिए अब आपको एक गद्यांश जैसे मान लीजिए ये दिया गया है, अब आपको गद्यांश एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, सामने देखिए क्वेश्चन बैंक में ध्यान से देखिए। ये जो गद्यांश है कहाँ से लिखा गया है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो ये वाला जो गद्यांश है आपको एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, पूरा गद्यांश लिखा रहेगा। अब आप शुरू कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने देखिए। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे गद्यांश को शुरुआत के 2-3 शब्द, बीच में डैश और लास्ट का 2-3 शब्द ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश में ऐसे लिखना है, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, अब आपको सवाल दिया रहेगा कि जो है गद्यांश लिखा हुआ है इसमें जो रेखांकित पार्ट है उसका आप व्याख्या कीजिए और संदर्भ प्रसंग आपको लिखना रहेगा। तो सबसे पहले आप संदर्भ उसमें लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे जितना आपको व्याख्या करने को दिया गया है आप उसमें व्याख्या करेंगे, ठीक है। अब दूसरा गद्यांश हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है देखिए, शुरुआत कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी। तो ये हमारे लिए गद्यांश इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सामने क्वेश्चन बैंक है आपके, देखिए और आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिए। ये है दूसरा वाला पेज नंबर 21। मैं पेज नंबर भी बता दे रही हूँ ताकि आपको ढूंढने में समय ना वेस्ट हो। ये है पेज नंबर 21 पे और ये है जो है पेज नंबर 20 पे। तो देखिए कुसंग का जो अब आपके एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा पूरा, और आपको लिया जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कुछ 1-2 सवाल इसमें दिए रहेंगे, आपको सेम टू सेम ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐसे अपने एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कुसंग शुरुआत, किसी भी गद्यांश का शुरुआत का 2-3 शब्द और अंतिम का 2-3 शब्द, ये आप लिख लेंगे। अब उसके बाद जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको जितने भी मैं 10 बता रही हूँ सभी के पाठ और लेखक का नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और सभी पे टिक कर लीजिए अपनी क्वेश्चन बैंक में, और इसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। 100% श्योर रहिए, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आप यही इन 10 गद्यांशों को अच्छे से परफेक्ट याद कर लीजिए, ओके। तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे। अब देखो जो इसमें सवाल लिखा गया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिसमें रेखांकित अंश है सारे मतलब देखो इसमें सब में पूरे की व्याख्या करनी है, तो आपको पूरे की व्याख्या कर देनी है, ठीक। और जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का आंसर आप लिख दीजिएगा। अब चलिए दूसरा, और ये दोनों ही गद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा। चलिए तीसरा गद्यांश कौन सा है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जब एक बार डैश 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 छूत से बचो। देखिए अब आपको सवाल ऐसे दिया रहेगा, जब एक बार, अब यहाँ से शुरुआत, अब आप लिखना कैसे शुरू करेंगे, पूरा गद्यांश आपके सामने लिख के आएगा। शुरुआत कैसे करेंगे, गद्यांश में शुरुआत के 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द आप लिख के ऐसे डैश कर देंगे, जैसे मैंने तीसरा वाला लिखा है, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको लिखना है। अब देखो अब ये वाला जो पेज नंबर है वो कौन से पे है, पेज नंबर 22 पे है। तो आप पेज नंबर ऐसे नोट कर लीजिए पेज नंबर, और गद्यांश में जाइएगा। जैसे गद्यांश पोर्शन आप ओपन करेंगे अपनी क्वेश्चन बैंक में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए
गद्यांश पोर्शन आप जो है ऐसे ओपन कर लीजिए। अब जो जो पेज नंबर आपको बता रहे हैं 20 पे है, 21 पे है, 22 पे है, वही वही पेज नंबर यहाँ से आप ओपन कर लीजिए और वो आपके सामने जो प्रश्न आपके सामने जो मैंने लिखा है पैराग्राफ उसको टिक कर लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। चलिए चौथा, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चौथा है जो तरुण संसार डैश 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 बना रहता है। ये है पेज नंबर 25 पे। कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 25 पे ये दे रखा है। तो अब देखिए लिखा है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था में से दूर हटाए हैं। अब देखिए एक चीज़ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न में रहता है कि मैं ये तो हिंदी में दे रखा है, अब हिंदी से बढ़ के हम क्या व्याख्या करेंगे इसकी, है ना। कुछ बच्चों के सवाल मन में डाउट आता होगा। तो देखो, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति संसार में जो सांसारिक वस्तुएं हैं या फिर सांसारिक जो दुर्गुण है उनसे दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ऊपर वाले शब्द का यही, ऊपर वाली लाइन का यह अर्थ था, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, मतलब जो इस संसार में, जो इस जगत में, आप ऐसे लिखिएगा, देखो मैं बता रही हूँ, जब आप जो व्यक्ति, जो पुरुष या फिर जो व्यक्ति इस संसार के दुर्गुणों से दूर है, मतलब ईर्ष्या, छल, कपट, इनसे दूर हैं, तो उन्हें जो है संसार जो है बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। आप ऐसे लिखिएगा। चलिए, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शुरुआत 2-3 शब्द लिखेंगे, फिर बीच में डैश कर देंगे और लास्ट में बना रहता है लिख के, उसके बाद जो लिखा है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप पूरे क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा गया उसमें बताते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलो अब चौथा देखते हैं। चौथा तो हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा देखो, हिंदी में सुहावने होते हैं। अब ये जो है हमारे पेज नंबर 26 पे मेंशन है। पेज नंबर 26 पे पांचवा जो गद्यांश है, ठीक है, पांचवा जो गद्यांश है पेज नंबर 26 पे, वो इसमें लिखा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। समझ गए ना कैसे करना है? अब चलिए, और ऐसे भी आपको जो गद्यांश लिखा है, जैसे मैंने अभी आप तक बताया, आपको वैसे लिखते चलना है। चलिए अगला देखिए, भिन्न भिन्न धर्मों डैश डैश में आएगा। तो ये भी पेज नंबर 26 पे है, आप इसको वहाँ से टिक कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक भी स्किप मत करिएगा अच्छे से। बस अगर आप ये इन्हीं 10 को पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस यही आपको 10 बार बार तैयार करते रहना, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं आता है, बार बार इसी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। ओके, चलो अगला देखो, हमारी संस्कृति ओतप्रोत है। तो हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको इसको टिक करना है, अपने क्वेश्चन बैंक में। और ये जो हमारा पेज नंबर है वो किस पेज नंबर पे है मैं आपको बता दूं, 28 नंबर पे है। 28 पेज नंबर पे टिक कर लीजिएगा इसको, चौथा वाला है, ठीक है, 28 में चौथा वाला है। चलिए अगला देखिए, आज विज्ञान। तो ये वाला जो आपके लिए है, कहाँ से कहाँ तक है, आज विज्ञान नियंत्रित भी है। तो ये भी है कौन से नंबर पे, पेज नंबर 28 पे, छठा वाला है। 28 के छठवें वाला जो व्याख्या है उसको आपको अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना और पढ़ते रहना है बार बार। चलिए अगला देखिए, नवा, ईर्षा का यही। अब देखो ये वाला कौन सा है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, इस अध्याय का है और पहला है गद्यांश और पेज नंबर 29 पे है। तो पेज नंबर 29 का पहला गद्यांश आपको पढ़ना है। चलिए अगला देखिए, मानव सदा, ये लास्ट वाला है हमारा। केवल बस आप इन्हीं 10 को पढ़िएगा, इसके अलावा भी कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहना। बहुत बच्चे होते हैं ना, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, लाओ इसको भी पढ़ लें, हो सकता है ये वाला छूट जाए, ये ना आए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास रखिए, इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो लास्ट वाला जो है मानव, तो ये मानव सदा वाला, तो ये जो गद्यांश है वो पेज नंबर 34 पे है। कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर गद्यांश। आपको उसको टिक कर लेना है अपने गद्यांश में। तो अपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे से टिक करके इसको पढ़िए। अगर आप इन 10 को तैयार कर ले तो समझ लो 6 नंबर आपका परफेक्ट है, पक्का है। और कॉपी लिखनी कैसे है उसके ऊपर वीडियो अपलोड में जो है मैंने कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब गद्यांश हमारा कंप्लीट हो गया, पद्यांश पे आ जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा जो पद्यांश है हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो पद्यांश है वो कितने नंबर में पूछा जाता है आपसे, 6 नंबर में पूछा जाता है। 100% यही इतने गद्यांशों में से आपके सवाल में पूछा जाएगा। बस इन्हीं 10 को आपको अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। पहला है चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल से शुरुआत है 30 पाई तक, मतलब पूरा जो आपका दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको पद्यांश में आपकी क्वेश्चन बैंक में दिखा दूं। तो आप जब पेज अपना पद्यांश जो है चैप्टर खोलोगे, जहाँ पे पद्यांश आपका मेंशन है, वहाँ पे जो पहला वाला पद्यांश है कौन सा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंघे, अंधे को सब गुर कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी
सुने गूंगी पुनि बोले, ए रंक चरे सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों की पाई। ये वाला जो आपका पद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सूरदास ने लिखा है इसको। अब देखो सवाल कैसे आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, पहले एक मैं आपको समझा दूं, उसके बाद सारी चीजें आप समझ जाएंगे खुद ही, है ना, आप तो इंटेलिजेंट हैं ही भाई। चलो, तो ये जो पद्यांश है ये सूरदास का लिखा गया। अब सवाल में कैसे पूछा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जैसे आप सूरदास वाला जब ये चैप्टर खोलोगे तो सूरदास में वहां पे जीवनी मेंशन होगी, है ना, किताब में। तो उस जीवनी को अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवनी में लिखी रहती, क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, लेकिन जब आप व्याख्या करते हो वहां पे पूछ ली जाती है। ओके, तो देखिए अब संदर्भ आप लिखेंगे। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखना है, देख लीजिए ध्यान से। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। तो इसमें जो संदर्भ होता है, देखो कि उसमें क्या लिखा जाता है, जिसने ये लिखा है रचना उसका नाम, ठीक है, और ये रचना कहाँ से ली गई है उसका ग्रंथ, और हिंदी के काव्य खंड आगे तो सेम रहेगा। तो इतना सब आपको लिखना होता है संदर्भ में। और प्रसंग में क्या लिखना जाता है, इस पद्य में भक्ति कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो उस प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग देखो क्या होता है, किसी भी जो आपका पद दिया होता है, फिर जो भी आपके सामने मेंशन होता है पैराग्राफ, उसमें क्या बताया गया है वो प्रसंग में लिखा जाता है। ओके, और आप व्याख्या लिख देंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य बच्चों लिखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, मेन चीज क्या है, भाषा है, रस है, छंद है और शैली है, अलंकार है, बस इतनी ही चीजें आपको लिखनी है। अगर इसमें से एक आध दो छूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन रस, छंद और भाषा, ये तीन चीज, और शैली चौथी, चार चीजों को आपको जरूर लिखना है। कौन कौन सी चीजें, रस, छंद, अलंकार और शैली, ये चार चीज तो जरूर लिखना है ना। तो अगर आप इतना ही लिख देंगे, बाकी और चीज नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन चीज इसमें किसी भी काव्यगत सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार और भाषा शैली, यही इतनी चीजें आपसे देखी जाती है। एग्जाम में भी सिर्फ एग्जामिनर यही इतना देखता है। तो पद्यांश में पहला हमें समझ आ गया। अब चलिए दूसरा देखिए, ऊधो मन और नहीं जगदीश, है ना। ये वाला जो पद्यांश है आपके हिंदी में, तो वो है पेज नंबर 36 पे। कौन से नंबर पेज पे है, 36 वाले पेज नंबर पे, और ये 35 पे है। ठीक, तो देखो ऊधव, अब यहाँ पे लिखिएगा, सॉरी 36, हाँ ठीक है। तो ऊधव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। तो ये वाला जो आपके पद्यांश में मेंशन है, ये वाला आपको याद करना है। लिखना कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पद्यांश ऐसे आ गया और ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो आप शुरू कैसे करेंगे, 2-3 शब्द शुरुआत के, फिर बीच में डैश, लास्ट के 2-3 शब्द लिख के, उसके बाद जो यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर काव्यगत सौंदर्य, ये चार चीजें आपको वहां पे लिखनी है। चलो अब अगला देखो, अब मैं आपको पेज नंबर बताती चलूंगी, बाकी दो पद्यांश मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि अब बार बार उसी चीज को समझाने की जरूरत है। तो अब आपको मैं पेज नंबर बता रही हूँ और आपको व्याख्या बता दे रही हूँ, पद्यांश कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब है निर्गुण कौन देश को बासी, है ना, तो लास्ट में ये वाला है। निर्गुण कौन से शुरुआत है, मत इनासी तक है लास्ट में, और पेज नंबर कहाँ पे, 37 पे है ये वाला। पेज नंबर 37 का कौन सा वाला है, तो 5वां पद है ये, तो आप इसमें अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लो। अब देखो उसके बाद चौथा वाला कौन सा है, दिस कुंजरहूं कमठ अहि कोला, ये वाला है। तो ये वाला कौन से पेज नंबर पे है, 39 पेज नंबर पे है, और कौन सा नंबर है, तो 5वां नंबर का पद्यांश है, इसको टिक कर लीजिए आप अपने क्वेश्चन बैंक में। 5वां देखो, शीश जटा उर, तो ये वाला जो पद्यांश है आपके क्वेश्चन बैंक में कहाँ पर है, तो 40 नंबर पेज पे है, लिखिएगा अपने, लिख लीजिए कॉपी में, पेज में लिखते रहो। 40 नंबर पेज पे है, और कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी कौन सा नंबर है, तो 8वां नंबर है पद्यांश। अगला देखो, सुनी सुंदर बैन सुधारस, ये वाला है, कंजकली तक है लास्ट तक, पूरा पद्यांश आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भी 40 नंबर पेज पे है। कौन सा नंबर का है, तो 90 नंबर का है। मानुष हो तो अगला है, तो ये कौन से पेज नंबर पे है, 41 पे, पहला नंबर। ठीक है, किसने लिखा है, रसखान ने लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी, है ना, ये वाला है आपका। चलिए अगला देखिए, बढ़त, तो ये वाला कौन से पेज नंबर पे है, मैं आपको 1 मिनट बता दूं, क्वेश्चन बैंक से देख करके बताना पड़ रहा है ना।
क्योंकि ऐसे मुझे तो याद नहीं है ना कौन से क्वेश्चन बैंक कौन से पेज पे है। तो 44 नंबर पेज पे है, ठीक है, बढ़त बढ़त वाला। और कौन से नंबर पे? 6वां नंबर। सच्चा प्रेम, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पेज नंबर 51 पे कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का पद्यांश है। और अगला क्या है? नहीं चाहिए, ये है पेज नंबर 56 पे पहला नंबर का पद्यांश है। किसके लिखा है ये? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो कौन सा है ये? नहीं चाहिए बुद्ध बैर का। अब देखिए जो लास्ट वाला है वो कौन सा है? नहीं चाहिए बुद्ध बैर का, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शुभ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो मैथिली शरण गुप्त का है ये पहला नंबर। तो और पेज नंबर 56 पे इसको आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लो अच्छे से और याद कर लेना, ठीक है। जितना भी मैंने बताया है सब इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा आपके जो है एग्जाम में आप ऐसे चाहे फोटो भी इसकी ले सकते हो, फोटो ले करके आप फोटो में से देख देख के अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना, ठीक है। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना भी मेहनत देखो मैंने आपका बचा दिया। चलो अब बात जितना बताया है 10 गद्यांश 10 पद्यांश दोनों में 10-10 याद कर लो। इसमें से ही आपके एग्जाम में फंस जाएगा, 100% लिख के ले लो, ठीक है। चलिए अब संस्कृत खंड जो है हमारा, उसमें से कौन कौन से गद्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले ये देखिए कि हमारे ये जो संस्कृत में है गद्य वो कितने नंबर में पूछा जाता है। तो हिंदी में 6 नंबर में और संस्कृत में 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो पहला ये 5 गद्य आप याद कर लीजिए तैयार, इसमें से ही आपका फंस जाएगा सवाल। पांचों बस आपको तैयार करना है, ओके। चलो, वाराणसी सुविख्याता ... प्रशंसन्ति, ठीक है, ये वाला आप अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा है ऐसा नगरी ... भाषायाम करिता, इसको याद कर लीजिए। अब अपने क्वेश्चन बैंक में देखो, मैं आपको पेज नंबर बताती चल रही हूँ, क्वेश्चन बैंक में टिक करते चलो। तो ये जो पहला वाला है वाराणसी वाला, वो देखिए अपने क्वेश्चन बैंक में कहाँ से कौन सा पूछा गया है। तो संस्कृत में जो आपका पहला ही वाराणसी चैप्टर है उसी का पहला व्याख्या आपसे पूछा गया है। तो संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, अनुवाद कर देंगे, ठीक है, बस यही इतना करना है। चलो, और संदर्भ में क्या लिखना है? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। हिंदी सिलेबस है आपका, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और संस्कृत खंड के कौन से पाठ से लिया गया, ये बस संदर्भ में इतना लिखना होता है। प्रसंग में जो अभी बताया था हिंदी में, जो वहां पे काव्य में बताया था कि जो भी आपके सामने मेंशन किया गया पैराग्राफ, उसी में जो क्या बताया गया वही चीज प्रसंग में लिखी जाती है। और अनुवाद, अब दे हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप हिंदी में व्याख्या कर रहे हो तो वहां पे आप लिखेंगे व्याख्या, ठीक है। जब आप संस्कृत खंड का, जैसे यही है वाराणसी वाला, तो जब आप इसका अनुवाद करें, इसका व्याख्या करेंगे तो इसको लिखेंगे अनुवाद। इस बात का दोनों का बहुत ही खास ध्यान रखना है आपको। हिंदी में जब हम कोई चीज अनुवाद करते हैं बच्चों, वहां पे हम व्याख्या लिखी जाती है, लेकिन जब संस्कृत में करते हैं तो उसे अनुवाद कहा जाता है। दोनों में अंतर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये कौन से पेज पे है? तो 68 नंबर पेज पे दिया है, पहला वाला है, ठीक है। चलो दूसरा देखो, ऐसा नगरी। तो दूसरा वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये भी जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, हो सकता आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। एकदा बहवा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है और जो है ये कौन से चैप्टर का है? तो प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है और पेज नंबर कहूँ तो 69 पेज नंबर पे है। और कौन सा व्याख्या है? तो पहला व्याख्या है ना, इसी चैप्टर का पहली व्याख्या है ये। तो आप इसको मैं एक बार क्वेश्चन बैंक दिखा दूं आपको ताकि आप देख सको इसको। देखिए ये वाला है, प्रबुद्धो ग्रामीणा का है। एकदा बहवः जना धूमयानम, धूमयानम मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी। आरोह्यम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, ठीक है। तो आप इसको, अच्छा हाँ, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं आप थोड़ा बताइएगा कि क्या मैं आपको व्याख्या पढ़वा दूं? जैसे मतलब आपको संस्कृत में जिस चैप्टर की व्याख्या नहीं आती है, आप एक बार बोल दीजिएगा बच्चों, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बैंक के सामने रख के आपको व्याख्या पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अगर जिनको भी व्याख्या पढ़नी है आप बोल दीजिएगा। चलो चौथा देखो, अस्माकम संस्कृता। तो ये वाला जो हमारा है पेज नंबर 71 पे है और कौन सी व्याख्या है? तो तीसरी वाली है, तीसरा गद्यांश है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, इयम नगरी। तो पर ... परिपालयति, तो संस्कृत का है या वाराणसी नगरी का ही है चैप्टर। देखो वाराणसी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज्यादातर सवाल भी पूछे जाते हैं गद्यांश में, ठीक है। तो ये चौथा नंबर है, जो पहला वाला है ना, पहला वाला 68 पेज नंबर पे था, ये पहला था, ये चौथा है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, ये वाला है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संदर्भ प्रसंग आपको बता ही दिया है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? हिंदी, फिर संस्कृत, संस्कृत के कौन से चैप्टर से,
और प्रसंग में इस पैराग्राफ के बारे में क्या बताया गया है वो प्रसंग में लिखा जाता है। व्याख्या नहीं करनी है आपको, यहाँ पे अनुवाद लिखना है, ठीक है, व्याख्या मत लिखिएगा। चलो अब देखो हमें संस्कृत में पद्यांश में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है ना। तो देखो किम न हत्वा, पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, किम न हित्वा सुखी भवेत। तो ये वाला जो आपके लिए पद्यांश दे रखा है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। पेज नंबर 73 पे है, कौन सा नंबर है, 5वां नंबर। किम न हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति, किम न हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत। तो ये वाला आपको दिया रहेगा, प्रसंग लिखिएगा और उसमें अनुवाद कर दीजिएगा और जैसे आपके क्वेश्चन बैंक में आपको टिक कर लेना है। चलो अगला देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् है। तो आपके सामने तो मैंने पढ़ के ही सारा बता दिया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और चौथा 5वां बंधनम मरणम डॉट डॉट ही वरिता। देखो आपके सामने पूरा गद्यांश मेंशन रहेगा, जैसे हिंदी में आपको बताया मैंने गद्यांश लिखा रहेगा। और हाँ अब मैं ये तो बताना भूल ही गई यार कि कितने नंबर में पूछा जाएगा। जैसे हिंदी में पद्य 6 नंबर का था, वैसे संस्कृत में पद्य 5 नंबर का रहेगा और गद्य भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अब देखो गद्य तो बताया ही था। चलिए बंधनम मरणम डॉट डॉट ही वारिता। तो आपके सामने पद्यांश मेंशन होगा पूरा और शुरुआत के 2 शब्द आखिरी के 2 शब्द आप बीच में डैश करके लिखिएगा और उसके बाद नीचे प्रसंग और व्याख्या, व्याख्या नहीं अनुवाद। तो लास्ट वाला है नीरछीर डॉट डॉट पलिश्यति का। तो ये वाला भी आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और आपके सवाल में फंस जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा श्लोक आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर जो आप तैयार कर लेते हो तो आपके देखो श्लोक, एक चीज और बच्चे कुछ गलती कर देते हैं जिनको याद नहीं रहता है, वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने उनके सवाल में श्लोक आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो क्या करते हैं वही वाला श्लोक को फिर से लिख देते हैं जहाँ पे श्लोक लिखने के लिए आता है। श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर में आता है आपसे, और वही वाला मत लिखिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, पहले ही मैं बता दूं। अब 2 श्लोक आप यही याद कर लो, इसी में से कोई ना कोई पूछा जाएगा। पहला है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीरो भावो ही वारिता। फिर दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक बात मैं आपको इस और चीज बताऊंगी, देखो जब मेरा भाई था ना हाई स्कूल में, तो वो उसने क्या किया था कि एक जो है उसने याद किया था और मैंने उससे पूछा कि कौन सा याद करके लिखोगे एग्जाम में, तो उसने मुझे सुनाया। मैंने उससे कहा हो सकता है मान लो यही व्याख्या करने के लिए आ जाए तो हमेशा देखिए आपको भी चीज बताऊं, हमेशा 2 श्लोक जरूर प्रिपेयर करिए। कोई ना कोई एक आपसे पूछा जाएगा तो कोई एक आपके पास ऑप्शन तो रहेगा लिखने के लिए। उसने एक ही याद किया था और वही वाला व्याख्या करने के लिए आ गया, तो मैंने उसको बताया, मैंने यही वाला उसको श्लोक याद करवाया, वही उसने ये वो जो है एग्जाम में जो याद करके जाने वाला था वही उसके व्याख्या करने के लिए आ गया, तब मैंने उसको ये वाला याद करवाया था, वो लिख के आया। तो ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, 2 श्लोक जरूर आप याद रखिए। हो सकता है अगर मान लीजिए इन दोनों में से व्याख्या करने के नहीं आए तो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। मान लो अगर दोनों में से कोई एक व्याख्या करने के लिए आ गया तो एक तो रहेगा ही आपके पास ऑप्शन ना लिखने के लिए। तो इसको दोनों श्लोक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सरल भी है इसलिए मैंने इसको लिया है, आपके लिए आसान है याद करना। चलिए अब आपके सामने आ चुका है संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप इसमें से आप तैयार कर लोगे क्वेश्चन तो जो है आपका सवाल इसमें से फंस जाएगा। कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो अब इस सवाल का मतलब क्या है, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किस चीज की संगम स्थली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तो अगर ये सभी सवाल आप इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा तो अच्छे से इसको पढ़ना है। दूसरा सवाल क्या है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, मतलब कहाँ पर मरना मंगल होता है। तो आंसर हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। तीसरा क्वेश्चन, सुवर्णम किम मुख्य दुखम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या है। आंसर है जना सुवर्णम गुंजया सह तोल्यंत इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। चलिए चौथा सवाल, वीरः केन पूज्यते, तो आंसर क्या हो जाएगा वीरः वीरेण पूज्यते। चलिए 5वां सवाल देखिए, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत। तो आंसर क्या हो जाएगा पुरुराजा अलेक्जेंडर सह युद्धम अकरोत। छठा सवाल, पदेन बिना किम दूरम याति, पूछा गया है कि पद के बिना भी कौन दूर तक यात्रा कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति।
सातवां सवाल, पत्र मतलब यहाँ पे क्या है, पत्ता नहीं है, यहाँ पे है जो लेटर लिखते हैं ना, जो पहले डाकिया पहुंचाते थे, उसी की बात हो रही है। सातवां सवाल, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ पर संभव है, तो आंसर ज्ञानम सर्वत्र संभव। जैसे आप देखो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, हम लोगों के समय पे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तो कहीं भी आप ज्ञान देख सकते हो। आठवां सवाल है, चंद्रशेखरा कह आसीत, तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत। नवा सवाल, विद्या केन वर्धते, विद्या कैसे बढ़ती है, आंसर विद्या अभ्यासेन वर्धते। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ बार बार आप प्रैक्टिस करिए, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार अभ्यास करिए। देखो संस्कृत आपकी किताब में भी लिखा गया है ये चीज। चलो 10वां सवाल, भारतीय संस्कृति मूलम किमास्ति, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक इव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, तो ये 10 के 10 आप सवाल अगर पढ़ लोगे तो 100% इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में आ जाएगा, फंस जाएगा। चलो इतना तो हमने समझ लिया। देखो मैं पूरी आपकी किताब, पूरा आपका समझ लो पेपर आपको छपवा दे रही हूँ, बस अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। चलो अगला देखो, प्रमुख लेखक और कवि का जीवन परिचय। अब मैं आपको बता दूं सारे में से किस किस का आपको जीवन परिचय याद करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करिएगा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सूरदास, और तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इन सब 3 गद्य में और 3 पद्य में अच्छे से याद कर लोगे तो आराम से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब जीवन परिचय जो होता है बच्चों कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है ना। तो अच्छे से इसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलो अब मैंने आपको बता दिया गद्य में, पद्य में, हिंदी में, संस्कृत में भी गद्य पद्य बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया, अब जीवन परिचय भी बता दिया। चलो कितना सारा देखो मैं आपको मदद कर रही हूँ। हिंदी में देखो 12 हो गए, हिंदी में 10 हो गए, संस्कृत में, है ना, और उसके बाद 2 नंबर श्लोक का, 2 नंबर क्वेश्चन आंसर का, 12 10 देखो 22 2 4 26 नंबर, और जीवन परिचय का भी 5 जोड़ लो, 26 5 कितना हो गया, 31 नंबर। और देखो अब 30 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। देखो कितना नंबर हो गया, 61 नंबर हो गया। चलो अब हम लोग थोड़ा और नंबर अपना बढ़ाएंगे और निबंध देखते हैं कितने नंबर में पूछा जाता है। पहले तो ध्यान रखिएगा जो निबंध है वो 7 नंबर में पूछा जाता है, और ये इतने निबंध आप अगर इनमें से तैयार कर लोगे तो 100% इसी में से पूछ लिया जाएगा। एक तो निबंध हमेशा परफेक्ट है विज्ञान वाला, ये हमेशा पूछा जाता है, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है अनुशासन का महत्व, चौथा है स्वदेश प्रेम। तो यही 5 चारों निबंध आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और मैं तो कहूंगी विज्ञान वाला तैयार कर लो, यही पूछा जाएगा आपसे। तो 7 नंबर का निबंध भी हो गया, 7 61 7 कितना हो गया, 67 नंबर। और बाकी और जो है तो आप जो है और बाकी जितने भी चीजें होंगी मैं आपको बताते चलूंगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझाऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, लव यू।